भोजपुरी एक्टर संदीप पांडे पहुंचे सुपौल। निर्मली विधानसभा से एनसीपी के उम्मीदवार शंभू चौधरी के लिए करेंगे चुनावी सभा। आइए जरा सुनते हैं भोजपुरी एक्टर संदीप पांडे ने क्या कुछ कहा। चौधरी जी के लिए घड़ी छाप पर मुहर लगवाने के लिए 41 निर्मली विधानसभा के लिए एक्चुअली अभी जो चल रहा है, जो सरकार चली है 15 साल, सब लोग बहुत हताश हैं, दुखी हैं। सबको लगता है कि एक वंश खराब हो गया, एक वंश की कोई तरक्की नहीं हो पाई, उल्टा पिछड़ गए सब लोग। एक वंश अभी खराब हुआ है, एक वंश उस सरकार में खराब हुआ था पूरे जंगल राज में। तो लोग हताश हैं, लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं है। जो आज 55% वोटिंग हुआ था, वो समझिए कि आधे से थोड़े ही कम लोग हैं जो घर पर रह गए, जो वोट देने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है किसको वोट दे, इधर कौन कब किधर पलटी मर जाए वही नहीं समझ में आता है। वो वोट एनडीए के लिए जा रहा है, गठबंधन के लिए जा रहा है, कौन कब कहाँ किससे होगा तालमेल, इतना कन्फ्यूजन पूरे हिंदुस्तान में पहली बार किसी चुनाव में हुआ है। बदलाव लोग चाहते हैं लेकिन विकल्प नहीं है। विकल्प के नाम पर कोई झांसा दे रहा है 10 लाख का नौकरी का। ये नौकरी कहाँ से लाएंगे ये बताइए। अगर सरकारी नौकरी, एक हॉस्पिटल में ऑलरेडी 10 नर्स हैं तो 20 और खड़ा कर देंगे, जितने पेशेंट नहीं होंगे उससे ज़्यादा नर्स खड़ा कर देंगे, फिर सैलरी नहीं देंगे। 2 महीने के बाद इनकी तो सरकार बन जाएगी 5 साल के लिए, लेकिन फिर 2 महीने के बाद सैलरी बंद हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ग को देंगे, सिपाही लाख सिपाही भर्ती हो जाएंगे और सबको पगार आएगा, फंड आएगा करके बहलाते फुसलाते रहेंगे। तो हम बिहारी लोग बहुत समझदार हैं, हमको बहुत समझदारी से काम करना है। हम तीसरा विकल्प लेकर आए हैं, एनसीपी, जो हमेशा विकास की बात करती है। अब हमारे सामने एक ही मुद्दा होना चाहिए, जैसे अर्जुन का लक्ष्य था, एक फोकस था कि मछली की आंख, वैसे ही हम सब बिहारियों का एक ही फोकस होना चाहिए, विकास। क्योंकि जाति पाति धर्म में बहुत उलझाया गया, इस जाति के आंकड़े में हम लोग सब फंस के रह जाते हैं। विकास के नाम पर उनको पता है कुछ भी मत दो, इनको भला फुसला दो, और उनको इतना बहुत अच्छे से आता है, इतनी समझदारी उनके अंदर है कि वो कैसे हम सबको बेवकूफ़ बना दें। तो उनको पता है कि जाति आंकड़ा यहाँ ये खिल जाएंगे, इस गांव से उसको खड़ा कर देंगे, इनको इससे वोट कटवा देंगे। तो हमको इन सब में उलझकर होता क्या है, देखिए, हम भूल जाइए कि मैं किस जाति का हूँ, भूल जाइए कि शंभू जी किस जाति के हैं। ये सोचिए कि इस जाति पाति के पछड़े में पढ़कर हम विकास के नाम पर पिछड़ते जा रहे हैं, और हर जाति हर धर्म के लोग परेशान हैं, हर धर्म के लोगों का पलायन हो रहा है, हर जाति के लोग का पलायन हो रहा है, और हर पार्टी के लोग के जो समर्थक हैं उनके घर में भी पलायन का ही माहौल है। ऐसा नहीं है कि वो लोग सब लोग बहुत इत्मीनान से बहुत खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। सिर्फ आपको बताऊंगा, जहाँ ये पलायन करके मुंबई जाते हैं, मुंबई से कोई आता है कि आप सोचते भी हैं कि कोई आया हो आपके बीच में नौकरी करने के लिए, क्योंकि नौकरी वहाँ है। और नौकरी ऐसा नहीं है कि मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, इसी हिंदुस्तान की उसी नीति राज्य सरकार ऐसी नीतियाँ लेते आई कि वो लोग आगे बढ़ते चले गए और हम पिछड़ते चले गए। अब ये बोलते हैं कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, चारों तरफ भौगोलिक स्थिति ऐसी है, इसकी वजह से नहीं हो पाता है। तो हरियाणा की भी स्थिति यही थी 20 साल पहले, सबका 30 साल पहले की मैं बात करूँगा, सबका जीडीपी ऑलमोस्ट सेम ही बढ़ता था। अब देखिए वहाँ गुड़गांव हो गया तो पूरा हरियाणा मुंबई जाने की बजाय गुड़गांव जाता है। वहाँ की खेती की स्थिति देखिए, यहाँ पर चीनी मिलें थी वो बंद हो गई। उल्टा यहाँ पर विकास तो इनको करना नहीं आता है, सब डिस्ट्रक्टिव माइंड के हैं, सब राक्षस हैं। राक्षस को सिर्फ बिगाड़ना आता है। जो चलती हुई फैक्ट्री होती है वो भी इन्होंने बंद कर दिया शराबबंदी के नाम पर। चलो तुमने शराब बंद किया तो ठीक है, वो भी अच्छे से नहीं बंद किया, बिना प्लानिंग के साथ बंद किया। आज के पुलिस के हाथ में, पुलिस सबको ब्लैकमेल होते हैं, सब बच्चे स्मगलर बन रहे हैं। नौकरियां तो तुम दे नहीं रहे हो, शराब की स्मगलिंग में उतार दिया तुमने। घर घर में चालू है तुम्हारा होम डिलीवरी। वो किया सो किया। जो शराब की फैक्ट्री थी बेटा में, शराब की जो फैक्ट्रियां थी, जो किंगफिशर की बियर की फैक्ट्री थी, वो तुमने बंद करा दी। एक फैक्ट्री बंद होता है तो कितने रोजगार प्रभावित होते हैं, आसपास का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस, कितने बिजनेसेस तुमने बंद करा दिए। तो तुमको सिर्फ बंद करना आता है, खोल तो सकते नहीं। विकास के नाम पर बोलते हो कि सड़क हो गया, विकास के नाम पर बोलते हो कि फ्लाईओवर, एक छोटा सा एक फाउंटेन लगा दिया पटना में, इससे क्या विकास हो गया क्या? बिजली पहुंचा दी, सड़क बना दी, वो तो पूरे दुनिया का विकास हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी दुनिया 1000 साल पीछे जा रहा है, बैलगाड़ी में जा रहा है पूरी दुनिया का विकास हो रहा है। आज मोबाइल था, आज मोबाइल का स्पीड पूरी दुनिया में आगे बढ़ा है, तो बिहार का भी आगे बढ़ा है। पूरी दुनिया के लिए फंड अलॉकेट हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान के लिए रोड का, तो यहाँ भी हो रहा है। बिजली तुम लाए हो तो क्या बिजली यहाँ पर जनरेशन का रहेगा? हम विकास की ही तो बात करने आए हैं। विकास है तो हर चीज़ है, विकास है तो रोजगार है, विकास है तो ये जो पुलिस की जो शराब की गुंडागर्दी और ये सब चल रही है तो सब खत्म होगा। लोग अपने आप ये जाति पाति से ऊपर उठ जाएंगे। आज एक बात बताइए, हिंदुस्तान एक साथ आज़ाद हुआ था,
पूरे हिंदुस्तान में जाति पाति का चलता है, आज भी चलता है। कहीं पर 5% बचा है, कहीं पर 10% बचा है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा है। शिक्षा आती है तो अपने आप ये सब अंधकार दूर हो जाता है, जाति पाति से लोग ऊपर उठ जाते हैं। बिहार में क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? बिहार में आज भी वोटिंग 100% लोग जाति पाति को देखकर करते हैं। क्यों? महाराष्ट्र में भी है जाति पाति, वहाँ भी मराठा, नॉन मराठा और है थोड़ा बाहरी और ये, लेकिन वो 5% है। 95% लोग विकास के नाम पर देते हैं। ये लोगों की मानसिकता है। हमारे यहाँ के जब बच्चे शिक्षित होंगे, अगला जनरेशन में चाहता हूँ, 2 जनरेशन बर्बाद हुआ है, तीसरा जनरेशन बर्बाद मत होने दो। अब सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करनी है। जी, अपना परिचय दें। जी, मैं सुदीप पांडे, काफ़ी भोजपुरी फिल्में किया, भोजपुरिया भैया, भोजपुरिया दरोगा। मैं अकेला एक, मेरे ख्याल से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक इंजीनियर हूँ। अमेरिका में था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर मैं वापस आकर अपनी पहली फिल्म बनाया था, पहली फिल्म सुपरहिट। पवन सिंह को भोजपुरिया दरोगा में मैंने ब्रेक दिया। मेरा गाना है शीशा के दिल बनल रहे टूटल बिखर गई, जो आज भी हर एक फंक्शन में गाया जाता है। शराबी मेरी सुपर हिट है। और मुझे, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में, सिर्फ लोगों का प्यार, दुलार, आशीर्वाद ने मुझे फिल्म स्टार बनाया। और मुझे पता है कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी पार्टी अभी उतनी बड़ी नहीं है यहाँ पर, लेकिन जनता ने जैसे मुझे बनाया, मुझे सबकी मोनोपोली तोड़कर मुझे एक फिल्म स्टार बनाया, वैसे ही सबकी मोनोपोली तोड़कर एनसीपी यहाँ खड़ी होगी और एक विकास की बात होगी, विकास की लहर होगी बहुत जल्द। जब लालू जी की तूती बोलती थी तो लगता भी नहीं था कि 50 साल के पहले ये सरकार जा भी सकती है। रातों रात चीज़ें बदल जाती हैं, तो वही हम लोग बदलने आए हैं, विकास की बात करने आया हूँ। बिहार का बेटा हूँ, बिहार का लाल हूँ, बिहार के बारे में मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए मैंने एनसीपी चुना है। एनसीपी मेरा प्लेटफॉर्म है। एनसीपी ऐसी पार्टी है जो डेवलपमेंट की बात करती है, जो सब समुदाय को साथ में लेकर चलती है। अभी सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ हुआ, यहाँ के नेता कोई कसर नहीं छोड़े थे महाराष्ट्र वर्सेस बिहारी करने में। अरे सुशांत जितना बिहार का है उतना ही दिल्ली का है, वहाँ पर पला बड़ा। आप लोग में से किसी को पता भी नहीं होगा कि वो बिहार का है। आज मैं शान से बोल रहा हूँ कि मैं बिहार का बेटा हूँ। हर फंक्शन में, हर इंटरव्यू में मुझे बोलने में फ़ख्र लगता है। मैं बिहारी भट्ट अगर मेरे साथ लोग जुड़ते हैं, हर कोई जानता है। जो लोग मुझे जानते हैं इतना ज़रूर जानते हैं कि मैं बिहार से हूँ। मेरे हर इंटरव्यू में आपको एक पता चल जाएगा कि मैं बिहार का हूँ, गया का हूँ। लेकिन मीडिया के भी लोग नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था कि वो बिहार के हैं, क्योंकि वो दिल्ली में पले बड़े। लेकिन ऐसे मुद्दे को ऐसे बना दिया गया कि बिहारी वर्सेस महाराष्ट्र। लेकिन शरद पवार जी ने, एनसीपी के किसी भी नेता ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे वहाँ पर आग लगे और बिहारियों को वहाँ पर रहने में, तुम यहाँ रोज़गार तो क्रिएट कर नहीं सकते, ऊपर से बिहारी वर्सेस ये सब कर देते हो, तो वहाँ जो बाहर जाते हैं बेचारे उनको परेशानी झेलना पड़ता है। लेकिन ये पार्टी बहुत बैलेंस्ड पार्टी है, इसलिए इस पार्टी में रहकर मैं अपने बिहारी भाइयों के लिए यहाँ भी बहुत कुछ कर पाऊँगा। और वहाँ तो मैं बैठा ही हूँ मुंबई जैसे शहर में, वहाँ का तो मैं महासचिव भी हूँ पार्टी का। जी धन्यवाद। जी, थैंक वोट कन्वर्ट होगा आपके पक्ष में? मुझे तो यह एहसास है कि कम से कम जो है सो 70 से 80% जो है सो मेरे पक्ष में, मतदाता पक्ष में आएंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और फिल्म के जाने माने भोजपुरी फिल्म के स्टार हैं। और जहाँ ये अभी रह रहे हैं मुंबई में, वहाँ जो है सो रोज़गार की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। एक अस्थायी रोज़गार वहाँ मिलता है, उद्योग के माध्यम से, इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से या अन्य माध्यम से, और वहाँ विकास होती है। तो ये विकास की बात भी कर रहे हैं और विकास की बात करने आए हैं। और मेरा भी मुद्दा यहाँ निर्मली 41 विधानसभा के लिए, बल्कि पूरे सुपौल जिला के लिए है, जो इस ज़िले को जो है सो औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जाए। अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे दल की सरकार बनती है, तो पहला काम ये मेरा होगा, जो मतलब इसको हम इंडस्ट्री या औद्योगिक क्षेत्र बना देंगे, ताकि यहाँ के नौजवान जो बेरोजगार है वो पलायन के लिए किसी अन्य राज्य में नहीं जाएंगे। अब किसान के लिए फिर क्या सोचे हैं? दूसरी, किसान के लिए अब जैसे यहाँ सुपौल जिला 60% भूभाग जो है वह कोसी से के अंदर है, जो हर एक वर्ष बाढ़ के चपेट में उनकी कृषि समाप्त होती है, उनकी ज़मीन बालू हो गई है। तो उसके लिए जो मतलब न्यू तकनीकी का जो बीज होगा, न्यू तकनीकी से जो मतलब उसमें कृषि करने की बात होगी, मैं उसको लागू कराऊंगा। फसल बीमा की जो बात है उसको मैं लागू कराऊंगा। न्यू तकनीकी से मेरा मतलब है, अब जैसे वहाँ जो संसाधन उपलब्ध है, जैसे अभी मान लीजिए वहाँ खर है, पटेर है, बालू है, खर पटेर से अगर कूट का उद्योग लगा दिया जाए तो यहाँ एक तो बड़ा फैक्ट्री लग सकता है और बहुत सारे नौजवान मतलब स्थानीय स्तर पर, लोकल में, गांव में रह करके रोज़गार भी उनको मुहैया होगी और अन्य काम भी वो लोग करेंगे।
अब जैसे पानी है हमारे यहाँ, अगर इसको सही ढंग से लिया जाए तो पानी में इतनी बिजली उत्पादन होगी, इतनी बिजली उत्पादन होगी जो हम विदेश को भी हम बिजली का आपूर्ति करेंगे, लेकिन इस पर कोई ऐसा वैज्ञानिक पहल अभी तक नहीं हो रहा जी, है। अपना परिचय दें। बालू का बात है, एक चीज़ और है, वहाँ बालू भी है, लेकिन मैं जानता हूँ इस बात को तकनीकी दृष्टिकोण से, इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से, बालू यहाँ की बालू इसलिए ख़राब है, अगर उसमें चमकता हुआ अवरक को फिल्ट्रेशन कर दिया जाए तो हम लोग सोन से 8,000 रुपये 10,000 रुपये CFT खरीदते हैं, उसका वो उससे सुपर बालू वो बांध के अंदर की बालू है। और चौथी बात है कि आज तक कोई भी देश, कोई भी राज्य अगर विकसित हुआ है तो वो नदी किनारे हुआ है, समुद्र के किनारे हुआ है, तो कोसी के किनारे क्यों नहीं यह जिला विकसित होगा और क्यों नहीं इसको पर्यटन स्थल बना करके यहाँ के जनताओं की, यहाँ के लोगों की माली हालत क्यों नहीं बदली जा रही है। हमारे दल का सबसे पहला काम ये होगा, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो पहला काम होगा जो ये सारे चीज़ का कोसी का स्थायी समाधान हमने जो कहा है इस पर मेरा पहल होगा। अगर हमारे दल की सरकार नहीं भी रहेगी, अगर हमको निर्मली विधानसभा से अगर हमारे प्यारे मतदाता हमको चुन के ऊपर भेजते हैं तो पहला कदम मेरा ये होगा कि बेरोजगारों को रोजगार देना और कोसी की अस्थायी समाधान करना। जो जितने भी वहाँ पे कृषि योग्य भूमि नष्ट हुआ है उसमें तकनीकी कृषि के माध्यम से, तकनीकी उद्योग के माध्यम से, तकनीकी इंडस्ट्री के माध्यम से उस इलाके को सोना बनाने की बात मैं करूँगा। जी, धन्यवाद। और महागठबंधन का एक पार्टनर बिहार में महागठबंधन के बड़े नेताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में अलग करने का काम किया। उसके लिए बहुत दुख हुआ कि जब महागठबंधन का पार्टनर एनसीपी को बिहार में दरकिनार कर दिए। और ये इसका मलाल हमको नहीं है, मलाल इस बात का है कि सांप्रदायिक पार्टी को सत्ता में रोकने की जिम्मेवारी महागठबंधन के हर नेताओं को बनता था, बड़े दलों को बनता था, लेकिन उन लोगों ने इस बात को नहीं समझकर स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने आप को रावण बने। ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी इस निर्मली विधानसभा से एकला चलो के राह पर बहुत ही सशक्त और मजबूत उम्मीदवार शंभू चौधरी को उतारने का काम किया। उसी के कड़ी में शंभू चौधरी जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमें लगता है कि यहाँ की जनता सांप्रदायिक पार्टी से जो उब गए हैं, जो समरस समाज की बात करने वाले पार्टी से उब गए हैं, वैसे जनता हमारे साथ देगी। क्यों साथ देगी ये मैं निर्मली में और सुपौल में बताने आया हूँ। कल हमारी कई गो सभाएँ होंगी कि आदरणीय शरद पवार साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। हम याद कराना चाहते हैं निर्मली की जनता को आपके माध्यम से कि आदरणीय शरद पवार साहब जब कैबिनेट मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, तो पूरे भारत वर्ष के किसानों को एक मुश्त से कर्जा माफ़ करने का काम किया था। जिस समय मजदूरों का पलायन हो रहा था, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, स्किल, नॉन स्किल और सेमी स्किल के मजदूरों को, वैसे परिस्थिति में पवार साहब ने अपने सूझबूझ से मनरेगा स्कीम इस धरती पर भारत के कोने कोने में उतारने का काम किया। उस समय हमारे पार्टी से मंत्री थी श्रीमती सुश्री आगाथा संगमा, और उसका बड़ा व्यापक प्रसार हुआ। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस मनरेगा स्कीम को चुनाव के माध्यम से कहती थी कि मनरेगा भारत का कोड है, लेकिन वही मनरेगा को अपनाकर, वही शरद पवार को अपनाकर अपना जनाधार बढ़ाने के लिए धोखा देकर के लोगों के बीच में आया। हम एक बात और बताना चाहते हैं कि जब शरद पवार साहब इस देश के कृषि मंत्री थे तो किसान का अनाज का समर्थन मूल्य इस देश में लागू नहीं था। आपको भी याद होगा, पहली बार 2008 में किसानों का MSP रेट इस भारत के देश में तय हुआ, और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आलोचना करती थी कि MSP रेट कहाँ है। आज हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि MSP रेट का जिस प्रकार से 20% की बढ़ोतरी और 30% की बढ़ोतरी आदरणीय शरद पवार साहब करते थे, आज आप चुप क्यों हैं? इसी कारण जनता को हम बताने आए हैं कि हम करते हैं विकास, हम करते हैं वादा, उसको पूरा करते हैं। शरद पवार साहब के नेतृत्व में हमारे शंभू चौधरी को आने वाले 7 तारीख के चुनाव में